आज हम लोग सीखेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है द्वि और दूसरा है घात। द्वि का मतलब होता है दो और घात का मतलब होता है डिग्री। डिग्री मीन्स घात। जैसा कि हम पिछले अध्याय में बहुपद में पढ़ चुके हैं कि डिग्री कहते हैं जो किसी बहुपद में हमने पढ़ा था कि किसी बहुपद में चर राशि की जो मैक्सिमम पावर होती है यानी उसकी अधिकतम घात, उसको हम उस बहुपद की डिग्री कहते थे। वही चीज यहाँ पर भी है। अर्थात इन दोनों का मतलब ये हुआ कि ऐसा समीकरण जिसमें किसी भी पद में चर की जो मैक्सिमम पावर हो वो 2 होनी चाहिए। तो ऐसा समीकरण जिसमें चर की मैक्सिमम पावर यानी अधिकतम घात 2 हो तो उस समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। अब जरा सा यहाँ पर हम देख लेते हैं कि घात और घातांक में क्या अंतर है। जैसे मैंने लिख दिया 5x² प्लस 3x प्लस 2। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर x की पावर है 2 और यहाँ पर x की पावर कितनी है 1। यहाँ पर अगर हम देखें तो x की पावर कितनी है 0 है। क्यों? क्योंकि यदि हम यहाँ पर x की पावर 0 लिख दें तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये किसी भी संख्या के पावर में यदि 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर इसके बीच में जब 1 से गुणा होगा यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 2 ही तो रह जाएगा। तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको हम लिखें या ना लिखें बट हम ये समझ सकते हैं। वैसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर यदि x नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर x की पावर 0 है और यहाँ पर लिखा हुआ है देखो इसकी पावर में कुछ भी नहीं लिखा है। तो जिसकी पावर में कुछ नहीं होता उसकी पावर में क्या होता है, हमेशा 1 होता है और इसकी पावर में तो 2 लिखा ही है। तो घातांक क्या होता है, घातांक सभी पदों का अलग अलग होता है। यानी इस पद में देखिए आप तो चर का घातांक 2 है, इस पद में देखिए तो चर का घातांक 1 है, यहाँ पर देखिए तो चर का घातांक 0 है। लेकिन जो डिग्री होती है यानी जो घात होती है वो ओवरऑल देखा जाता है किसी बहुपद में या किसी समीकरण में। जो अधिकतम घात होती है यानी मैक्सिमम पावर होती है जिस पद में किसी भी चर की, तो उसी को हम उसकी उस बहुपद की या उस समीकरण की घात कहते हैं। अंग्रेजी में उसको डिग्री कहते हैं। और जो प्रत्येक पद में अलग अलग घात होती है उसको हम अंग्रेजी में पावर कहते हैं। अंग्रेजी में पावर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए हमें प्लस माइनस रूल्स का ज्ञान होना चाहिए। यदि आपको प्लस माइनस रूल्स का ज्ञान नहीं है तो इस चैप्टर को सॉल्व करने में बड़ी समस्या होगी। तो हम थोड़ा सा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर दोनों संख्याएं धनात्मक हैं तब तो बड़ी आसानी होती है, उनके बीच कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी होती है। जैसे लिखा है कहीं प्लस का 5 और प्लस 3 तो 5 3 8 हम लिख देते हैं। अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है कि दोनों संख्याएं माइनस में हैं यानी दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हैं, जैसे लिखा है माइनस का 5 और माइनस का 3, तो इनको भी हमें इनके बीच भी कैलकुलेशन करने में बड़ी आसानी होती है। क्यों? क्योंकि दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं। तो जब दो व्यक्ति हैं और दोनों कर्जदार हैं और यदि वह संबंधी बन जाए, एक दूसरे के रिश्तेदार बन जाएं, तो क्या वह धनी हो जाएंगे? दोनों तब भी कर्जदार ही रहेंगे। तो इसलिए रहेंगे तो वह कर्जदार ही, अर्थात उनके सामने रहेगा तो माइनस का चिन्ह ही, लेकिन वह दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। जिस प्रकार से धनात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं उसी प्रकार से ऋणात्मक संख्याएं भी आपस में जुड़ जाती हैं। तो ये 5 और 3 ये हो जाएगा 8 और माइनस ये भी थे और ये भी माइनस थे तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाता है। या ऐसे आप समझ सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक आपस में जुड़कर एक धनात्मक पूर्णांक हमें देते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक आपस में जुड़कर हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक देते हैं। कंफ्यूजन तब होती है
जब एक धनात्मक पूर्णांक हमारे सामने होता है और एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है और उनके बीच में हमें कैलकुलेशन करना होता है। जैसे यदि कहीं लिखा है माइनस का 5 और प्लस 3, तो इस कंडीशन में अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं कि इसमें किस तरह से क्या करूं, जोड़ूं कि घटाऊं कि क्या करूं। तो इसको समझने के दो नियम हैं। पहला नियम ये है कि प्लस और माइनस अगर दोनों एक साथ लिखा हुआ है तो पक्का समझ लीजिए कि उनके बीच में जो संक्रिया होगी वो घटाव की संक्रिया ही होगी, ठीक। लेकिन घटेगी वही संख्या जो छोटी होगी, बड़ी वाली संख्या में से ही छोटी वाली संख्या घटेगी। और जो संख्या बड़ी होगी, अगर वैसे देखा जाए तो प्लस 3 बड़ा है -5 से, क्योंकि ये -5 ऋणात्मक पूर्णांक है। संख्या रेखा पर आप 0 से 5 अंक इधर बाएं तरफ खिसकेंगे तब आपको -5 प्राप्त होगा। तो ये छोटी है, लेकिन वैसे आपको ये गेस करना होता है कि हाँ, अगर ये प्लस माइनस को इग्नोर कर दें तो कौन सा बड़ा है, अंक 5 है कि 3 बड़ा है, या कौन सी संख्या बड़ी है। तो जो संख्या बड़ी होती है उसके आगे जो चिन्ह लगा होता है वो चिन्ह हम लगा देते हैं। जैसे देखिए अब ये प्लस माइनस है तो पक्का है कि माइनस ही होगा, प्लस माइनस का, चाहे यहाँ पर पहले प्लस होता है चाहे यहाँ पर प्लस है, उसमें कोई मैटर नहीं करता है, बात एक ही है। तो ये तो पक्का है कि ये माइनस ही होगा। अब 5 में से 3 अच्छा घटेगा किस में से, घटेगा उसी में से जो संख्या बड़ी होगी, बड़ी वाली संख्या में से छोटी संख्या घटेगी। तो बड़ी वाली संख्या कौन सी है, 5 है, तो इसमें से घटेगा 3, तो कितना बचेगा 2। अब इसके आगे चिन्ह कौन सा होगा, ये संख्या जो हमें प्राप्त हुई उत्तर में ये ऋणात्मक होगी कि धनात्मक। तो इसके लिए आप प्लस माइनस को इग्नोर करके देखिए कि 5 बड़ा है कि 3 बड़ा है, अर्थात कौन सी संख्या बड़ी है। तो आप पाएंगे कि 5 बड़ा है, तो 5 के आगे जो चिन्ह लगा है उसको आप यहां पर लगा दीजिए। तो एक नियम तो ये हो गया। और दूसरा नियम जो है वो, अच्छा इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरा नियम जो है वो बहुत आसान है, उसको आप याद रख लीजिए, हमेशा कभी कोई गलती होगी ही नहीं। वो क्या है, आप बस अपने माइंड में ये चीज ध्यान रखिए कि हमेशा जो धनात्मक संख्या होगी उसी में से ऋणात्मक संख्या घटेगी। भाई जो मान के 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति कर्जदार है और एक व्यक्ति के पास कुछ धन है, तो जो पहले से कर्जदार है वो तो उसको कुछ दे नहीं सकता है, वही तो उसे कुछ दे सकता है। तो हमेशा माइनस जो होगा वो धनात्मक संख्या में से ही होगा। तो यहां धनात्मक संख्या +3 है, तो इसमें से ये पक्का समझ लीजिए कि 5 घटेगा। और 5 घटेगा। अब एक चीज और याद रखिए, यदि संख्या बड़ी है, यानी कोई संख्या माना कि 10 है, उसमें से आपको 3 घटाना है, 5 घटाना है, तब तो सीधे सीधे घट जाएगा, कोई बात नहीं। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास 10 रुपए हैं और आपको 5 रुपए खर्चा करना है, तो आप आराम से खर्चा कर देंगे। लेकिन यदि आपके पास 10 रुपए हैं और 20 रुपए का खर्चा है आपके पास, या किसी को देना ही है 20 रुपए, तब आप क्या करेंगे, 10 रुपया आप भी किसी से कर्जा लेंगे, तब तो उसी को उसको देंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ भी होता है, यदि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाती है तब तो कोई मैटर ही नहीं, वो संख्या धनात्मक ही प्राप्त होगी उत्तर। और अगर छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटती है तो उसके आगे माइनस का चिन्ह लग जाता है, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हैं 3 में से 5 घटाना है यहाँ पर, तो 3 में से 5 घटाएंगे तो 3 छोटी संख्या है और 5 बड़ी संख्या, उसमें से आप घटा रहे हैं तो घटेगा तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या ही, 5 में से 3 ही घटेगा। 3 में से तो 5 घट नहीं सकता है, लेकिन आप घटा रहे हैं उल्टा, 3 में से 5 घटा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे आगे। तो 3 में से 5 घटाएंगे तो 3 2 5 ऐसे आप जोड़ कर सकते हैं, या 3 में से 5 घटा तो 5 में से 3 घटाइए तो 2 बचा, उसके आगे आप माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। तो ये वाला ज्यादा इजी पड़ता है कि धनात्मक संख्या में से ऋणात्मक संख्या को घटाइए और लिख दीजिए। बस केवल ये ध्यान रखिए कि अगर संख्या छोटी है, आप 3 में से 5 घटा रहे हैं, तो जो आपको उत्तर प्राप्त होगा ऋणात्मक प्राप्त होगा। और यदि यही आपको घटाना होता कि हाँ 5 में से आप 3 घटा रहे हैं, तो यहां पर भी ध्यान से देखिए, धनात्मक संख्या में से ऋणात्मक संख्या घट रही है और उत्तर हमें क्या मिलेगा, एक धनात्मक संख्या मिल जाएगी। 5 में से 3 घटा 2, अब इसके आगे प्लस आप लगाइए चाहे ना लगाइए, क्योंकि जब धनात्मक संख्या
सिंगल होती है या किसी भी समीकरण या बहुपद में आगे की साइड में लिखी होती है, मतलब सबसे पहले पद में लिखी होती है, तो उसके आगे प्लस का चिन्ह जो है वो छिप जाता है, अदृश्य हो जाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं, कोई भी धनी आदमी है, जब वो अकेला कहीं पर जा रहा है समाज में, या कहीं पर भी वो जंगल से होकर जा रहा है, तो जब अकेला वो होता है तो अपने धन को छिपाता है। उसको जितना वो छिपा सकता है उतना छिपा कर रखेगा। कई लोग तो पैंट के अंदर चोर जेब लगवाते हैं, उसमें रखते हैं। कई लोग अपना किसी तरह से कुछ लोग जूते में रख लेते हैं, उसको दिखाते नहीं कि अगर कहीं दिखाया और कोई चोर उचक्का डाकू अगर कहीं मिल गया रास्ते में तो लूट लेगा, क्योंकि हम अकेले हैं। तो उसी प्रकार से धनात्मक संख्याएं यानी धनात्मक पूर्णांक जितने हैं, ये सभी जब सिंगल होते हैं तो ये भी उसी तरह से व्यवहार करते हैं, अपने धन को छिपा लेते हैं। जैसे देखो ये सिंगल है तो कहीं पर आप +2 ऐसे लिखा, सिंगल नहीं पाते हैं। क्यों? जबकि ये धनात्मक है, हम जानते हैं। अगर ऋणात्मक होता तो उसके आगे ऋण वाला टीका लगा रहता कि ये कर्जदार हैं, ठीक है। अगर ऋण नहीं लगा है तो इसका मतलब कि वो धनात्मक है, तो ये छिपा लेते हैं। अच्छा, जब कभी धनात्मक पूर्णांक जितने हैं ये जब किसी पद के किसी समीकरण के बीच में या किसी बहुपद के बीच में पड़ते हैं तब ये अपना प्रकट कर देते हैं धन, ठीक है। या यहीं पर देखा जाए, अगर यहां पर ये देखो +5 ये लिखा है इधर, ये क्या है +5 है, और यदि हम इसको इधर से उधर कर दें तो क्या ये हो जाएगा 3, ये -3 और +5। अब देखो ये अपना धन प्रकट कर दिए। क्यों? क्योंकि इधर तो ये खड़े ही हैं, इधर तो ये खड़े ही हैं और इधर भी लोग हैं, तो बीच में इनका धन सिक्योर है, कोई उसको लूटने वाला नहीं है। तो अच्छा, मनुष्यों में भी आप देखिए, समाज में जो भी लोग हैं, धनी लोग हैं, अकेले में तो छिपाते हैं इन धनात्मक पूर्णांकों की तरह ही, और जब कहीं 4 लोगों के बीच में होते हैं तो अपने धन का प्रदर्शन करते हैं। मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ये देखिए मेरे पास इतना धन है, मेरे पास उतना धन है। तो उसी प्रकार से जो धनात्मक पूर्णांक हैं ये भी जब कहीं किसी भी बहुपद के बीच में या किसी भी व्यंजक के बीच में पड़ते हैं या किसी भी समीकरण के बीच में पड़ते हैं तो ये अपने धन को प्रकट कर देते हैं। और जब सिंगल लिखे होते हैं तो फिर अपने धन को छिपा देते हैं। या कहीं शुरुआत में अगर आ गए तो अब अगर इधर ही है, यहाँ पर ये +5 -3 यदि आप ऐसे लिख देते तब भी कोई गलत नहीं, ये सही है, क्योंकि ये धनात्मक संख्या है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये अदृश्य हो जाता है, अर्थात ये अपने धन को छिपा लेते हैं। आप ऐसे समझिए कि अगर किनारे इधर धन पड़ गया मेरा और बाकी लोग तो इधर हैं, हम इधर बैठे हैं, कहीं इधर मुंह घुमा लिए, पता चला जैसे कोई धन लूट कर लेकर चला जाए तो हम हमारी जो स्थिति है वो खराब हो जाए। तो इस वजह से यहाँ पर ऐसे आप समझ सकते हैं कि धन नहीं होता है। तो ये +- का रूल है। अच्छा, ये 3, 5, 8 सीधे सीधे लिखा तो आप ऐसे जोड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर देखो, अब यहां पर आपने देखा कि पहले माइनस वाली संख्या थी, ऋणात्मक संख्या थी, फिर धनात्मक संख्या थी। इसी चीज को पलट के भी लिखा जा सकता है। ये आपका बायां पक्ष है, ये आपका दायां पक्ष है। एक ही पक्ष में यदि आप पदों को इधर से उधर करते हैं तो उनमें पक्षांतर का रूल लागू नहीं होता है। बस ये ध्यान रखिए कि उन पदों को आप उनके सामने जो चिन्ह लगे हैं उनके समेत उठा करके इधर से उधर रखिए। जैसे यहां पर देखिए +3 है और ये -5 है, ये +3 ये -5। यदि मैं इसको आगे लेकर आता हूं तो मैं इसी पक्ष में तो इसको इधर ला रहा हूं, तो ये +3 आगे आ गया, तो चिन्ह समेत आएगा आगे +3, और ये -5 को हम इधर कर रहे हैं तो ये अपने चिन्ह समेत इधर चला जाएगा -5। अब ये आगे आगे चूंकि धनात्मक संख्या, तो आप जानते हैं कि यदि आगे पड़ गए तो अपना धन छिपा लेते हैं। तो ये क्या हो गया, 3 - 5 बराबर -2, तभी वही चीज है। तो हुआ तो वही ना कि यहाँ धनात्मक संख्या में से ऋणात्मक संख्या घटाई जा रही है, चाहे आप पदों को इधर से उधर करके तब घटाओ, और चाहे आप वैसे कहीं लिखा हो, सीधे सीधे आप समझ जाओ कि हाँ धनात्मक संख्या में ऋणात्मक संख्या घटा दो, जो बचे वही आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अब यहां पर देखिए आप -5 यहां सामने लिखा हुआ था पहले पद पर, दूसरे पद के स्थान पर +3 लिखा हुआ था, +3 को मैंने आगे कर दिया, -5 को इधर कर दिया। इनमें कहीं प्लस माइनस में कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, क्योंकि जब एक ही पक्ष में आप पदों को इधर से उधर करते हैं तो उनमें पक्षांतर का रूल लागू नहीं होता है। जब आप किसी भी पद को ये जो बराबर का चिन्ह है इसके उधर लेकर जाएंगे, यानी बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में लेकर के जाएंगे या दाएं पक्ष में से बाएं पक्ष में लेकर के आएंगे, तब उनमें पक्षांतर का रूल लागू होता है। तो इतना ध्यान रखिएगा, तो फिर ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा आपको।
अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि बहुपद, पिछला चैप्टर बहुपद था और ये चैप्टर समीकरण है, तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि बहुपद और समीकरण में क्या अंतर होता है। बहुपद वर्सेस समीकरण। बहुपद में कोई भी लिखा है, जैसे लिखा है 3x³ प्लस 2x प्लस 3, ये आपका बहुपद है। इसमें कहीं भी आपको बराबर का चिन्ह बीच में नहीं दिखेगा। और जो समीकरण होता है इसमें हमेशा आपको बीच में बराबर का चिन्ह दिखेगा। यानी यही चीज अगर हम ऐसे लिख दें कि 3x³ प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0, अब ये क्या बन गया, समीकरण बन गया, क्योंकि इसमें बीच में देखिए आप बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। बराबर के इधर बायां पक्ष और दायां पक्ष, अर्थात समीकरण में हमेशा दो पक्ष होते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष, और बहुपद में एक ही पक्ष आपको मिलेगा। इसमें कहीं भी आपको बराबर का चिन्ह बीच में नहीं दिखेगा, ये डिफरेंस है। इसके बाद में हम देखते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है, जहां पर a, b और c हमेशा अचर होते हैं। ये भी अचर होगा, b भी अचर होगा और c भी अचर होगा, और x जो यहां पर होता है वो सदैव चर होता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसी पर आधारित मैं अगर लिख दूं कि हाँ 5x² प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0। अब ध्यान से देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि घात क्या होता है। पूरे समीकरण में किसी भी पद में, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो चाहे जिसमें हो, जिस पद में चर की मैक्सिमम पावर यानी अधिकतम घात जो होती है वही उस समीकरण की घात कहलाती है, उस समीकरण की डिग्री कहलाती है। पावर और डिग्री में अंतर है। पावर क्या होता है कि प्रत्येक पद में अलग अलग पावर होती है उनकी, और घात यानी डिग्री जो होता है किसी बहुपद की घात या किसी समीकरण की घात, तो वो ओवरऑल देखते हैं कि किस चर की मैक्सिमम पावर है। तो जो मैक्सिमम पावर होती है वही उस समीकरण की या उस बहुपद की घात हो जाती है, जिसको अंग्रेजी में डिग्री कहते हैं। जबकि पावर जो है यानी घात अगर प्रत्येक पद में देखें तो सबकी अलग अलग होती है। ठीक है। अच्छा, अगर यहीं पर मैं लिख दूं कि यही सेम ऐसे लिख देता हूं 5x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0। यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि क्या यह एक द्विघात समीकरण है, तो यह नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पूरे समीकरण में चर की जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है, जबकि अभी हमने शुरुआत में देखा कि इस अध्याय का नाम ही है द्विघात समीकरण, अर्थात ऐसा समीकरण जिसकी घात अर्थात जिसकी डिग्री, जिसमें चर की मैक्सिमम पावर 2 हो, वो हमारा द्विघात समीकरण कहलाता है। जबकि यहां पर हमें जो मैक्सिमम पावर देखने को मिल रही है वो 3 मिल रही है, तो इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। और ये द्विघात समीकरण है क्यों? क्योंकि यहां पर इस पूरे समीकरण में चर राशि की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है? 2 है। बाकी सभी जितने भी चर यहाँ पर लिखे हुए हैं सबकी पावर इससे कम है। यहाँ पर देखो 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर तो ऑलरेडी 0 है। तो इसलिए ये द्विघात समीकरण है और ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसी पर आधारित प्रश्नावली हमारी इसमें 4.1 है, उसको हम देखते हैं आगे।
प्रश्नावली 4.1 प्रश्नावली 4.1 में पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं, यानी कुछ समीकरण लिखे गए हैं। अब आपको चेक करके बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण हैं अथवा नहीं। तो इसमें पहले का पहला है, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट है वो है x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू x-3, x-3। तो अगर ऐसे हम देखें तो यहाँ पर तो x+1 पर घात लगी है 2, यहाँ पर तो इस तरह से भी गुणे के रूप में लिखा हुआ है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इसको अभी हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसको हमें मानक रूप में लिखना पड़ेगा। मानक रूप में लिखने पर यदि इसमें चर की मैक्सिमम पावर 2 हमें देखने को मिलती है तब तो ये द्विघात समीकरण होगा। और यदि इस समीकरण की घात 2 के अतिरिक्त कुछ और आती है, 3 आती है, 4 आती है, 1 आती है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए आप ध्यान से देखिए, x+1 का होल स्क्वायर आपने बीजगणितीय सर्वसमीकता में पढ़ रखा है, याद कर रखा है कि a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। इसको अगर ध्यान से देखें तो देखो a+b का होल स्क्वायर के रूप में लिखा नहीं लिखा है। तो जिस प्रकार से वहां पर a+b का होल स्क्वायर बराबर हो जाता था, a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। तो इसी प्रकार से हम इसका भी प्रसार कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का चाहे हम स्क्वायर करें, चाहे घन करें, चाहे पावर में जितना भी चाहे जितनी बड़ी संख्या लिख दें, हमेशा वो 1 ही रहता है। और 1 का वर्गमूल और घनमूल भी 1 ही होता है। तो x² + 1 यह हमें मिला। अब हमें देखो, हमने a² के रूप में लिख दिया, b² के रूप में लिख दिया। अब हमें लिखना है क्या, 2 × a × b। तो हम लिखेंगे प्लस 2 × a के स्थान पर है x, तो लिख देंगे x, चाहे आप ब्रैकेट में लिख दो, चाहे गुणे लगा दो सीधे यहीं पर x, और फिर गुणे b के स्थान पर है 1। यहाँ पर ध्यान से देखिए, 2 और a और b के बीच में कोई भी गणितीय चिन्ह नहीं लगा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर गुणे का चिन्ह छिपा हुआ है। जहां पर कोई भी चिन्ह नहीं लगा होता है वहां पर गुणा का चिन्ह गणित में होता है। तो इसीलिए हमने उस गुणा को यहाँ पर प्रकट कर दिया है। अब ये तो बराबर के इधर वाला पक्ष हमको मिल गया, बराबर के इधर वाला भी लिख लेते हैं। इसको आप ध्यान से देखिए, 2 को ब्रैकेट के बाहर लिखा गया है। इसका मतलब क्या है कि 2 जो है ये उभयनिष्ठ गुणनखंड रहा होगा इन दोनों पदों में, इसलिए इसको बाहर लिख दिया गया है। तो अब यदि हमें इसको ब्रैकेट को खोलना है, इसका प्रसार करना है, तो पहले 2 से हम इस पद में गुणा करेंगे और फिर 2 से इसमें गुणा करेंगे। तो यदि हम 2 से अच्छा ब्रैकेट हटेगा जब, तो इनके बीच में यहाँ पर जब ब्रैकेट हटता है तो उसके स्थान पर गुणा का चिन्ह छिपा होता है ब्रैकेट के नीचे। जब ब्रैकेट वहां से हटता है तो उसके स्थान पर गुणा का चिन्ह प्रकट हो जाता है। तो जब प्रकट हो जाएगा तो फिर इसका इससे गुणा होगा, फिर इसका इससे गुणा होगा। तो हम गुणा कर लेते हैं, 2 × x कितना हो जाएगा, 2x, और 2 का गुणा करेंगे -3 के साथ। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 हमारा जो है ये धनात्मक है और यहाँ पर जो 3 है ये क्या है, ऋणात्मक है। तो संख्याओं का गुणा करने से पहले, पूर्णांकों का गुणा करने से पहले उनके चिन्हों का गुणा किया जाता है, उनके चिन्हों में गुणा होता है। तो ध्यान दीजिए, ये है प्लस और ये है माइनस। प्लस माइनस का जब आप गुणा करते हैं तो आपको सदैव माइनस प्राप्त होता है। तो आप पहले लिख दीजिए यहाँ पर माइनस, और फिर इनका गुणा कीजिए, 2 × 3, तो 2 × 3 = 6।
अब ध्यान से देखिए, दोनों पक्षों में, यानी बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में कोई पद आपको समान दिख रहा है? तो अभी तो इसमें कोई पद समान नहीं दिख रहा। हाँ, एक पद समान है, एक पद समान है, लेकिन अभी उसको थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए लिखा है x² प्लस 1 और प्लस, ये देखिए 2 का गुणा जब आप x से करेंगे तो हो जाएगा 2x, और 2x का गुणा जब आप 1 से करेंगे तो 1 से आप चाहे जिस संख्या में गुणा भाग करो उसका मान अपरिवर्तित रहता है। तो 2x एकम 2x हो जाएगा, तो हमने लिख दिया 2x बराबर, इधर लिखा है 2x माइनस 6। अब ध्यान से देखिए, दोनों पक्षों में आपको कितने पद ऐसे हैं जो समान दिख रहे हैं, यानी उनमें जो गुणांक हो वो भी समान हो और उनके सामने जो चिन्ह लगा हो वो भी समान हो। तो ध्यान से देखिए, 2x के आगे प्लस का चिन्ह लगा है, यानी ये धनात्मक है ना, प्लस 2x, और यहाँ पर भी देखो ये छिपा हुआ है क्योंकि ये शुरुआत में पड़ गए हैं। देखो 2x यहाँ भी है, जो बात भी मैं पहले आपसे बता रहा था वही चीज यहाँ पर आप देखो देखने को मिल रही है, प्लस 2x देखो यहाँ पर बीच में आ गया ये, तो ये अपना इनका प्लस यहाँ पर ये प्रकट है, और ये शुरुआत में ही पड़ गए, ये पूर्णांक यहाँ पर, ये जो 2x है ये संख्या यहाँ पर शुरुआत में लिख दी गई और धनात्मक है, तो इसलिए धन यहाँ पर छिप गया है। लेकिन अब है तो सेम ही ना, हम जानते हैं, ये अभी हम पहले सीख चुके हैं। तो प्लस का 2x इधर भी है और प्लस का 2x इधर भी है, तो यदि दोनों पक्षों में समान संख्या हमको मिल जाती है, समान चिन्हों वाली, तो वो कैंसिल आउट हो जाती है चिन्ह समेत। आप पूछेंगे ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि यदि आप ये प्लस का 2x है, यदि आप इसको इधर लेकर के आएंगे तो ये पक्षांतर के रूल के अकॉर्डिंग चिन्ह बदल जाएगा, तो धन बदल जाएगा ऋण में, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, और ये प्लस का 2x है माइनस का 2x, तो 2x में से 2x घटाओगे तो क्या बचेगा, 0 ही तो बचेगा। तो इसलिए उसको हम यहाँ पर सीधे सीधे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। तो ये चीज तो ये सीखिए। इसके बाद में अभी हम इसको उस तरह से बेसिक तरीके से लगाकर देखते हैं कि आप देख लीजिएगा, यही चीज आपको मिलेगा देखने को। तो अभी मैं इसको काट नहीं रहा हूं, फिर आपको बता रहा था कि यहाँ इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं डायरेक्ट। और इसके अलावा एक बात यहां पर और समझ लीजिए कि यदि एक ही पक्ष में सेम संख्या विपरीत चिन्हों वाली है तो भी उसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसी तरह से काट सकते हैं। अभी देखिएगा जब इसको हम इधर पक्षांतर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो इसका पक्षांतर कर लेते हैं, क्योंकि भैया हमें बनाना क्या है, द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण में बराबर के इधर क्या होता है, सदैव 0 ही होता है, उसका जो मानक रूप है, तो उसके मानक रूप में ही हमें लेकर के आना है। तो इन सभी को इधर लेकर चले आइए। तो हमने लिख दिया x² प्लस 1 प्लस 2x, और ये प्लस का 2x है, इधर आप लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, और इधर देखिए माइनस का 6 है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 6। और जब सभी लोग इधर ही चले आए उठ के उधर से, तो इधर कौन बचे, 0, जहां कुछ नहीं वहां पर क्या है, 0 है, शून्य है, रिक्तता है, तो बराबर ये हो गया आपका 0। अब ध्यान से देखिए आप, मैंने भी आपको बताया था कि यदि एक ही पक्ष में समान संख्या है और उनके सामने विपरीत चिन्ह लगे हुए हैं तो आप उनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैसे? ये देखिए प्लस का 2x है और ये माइनस का 2x है, तो आप इनको चाहो तो ऐसे सीधे सीधे यहां से कैंसिल आउट कर दो, या आप ऐसे समझ लीजिए कि ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 2x है। अभी आपने देखा था कि हाँ धनात्मक संख्याओं में से ऋणात्मक संख्याएं घटती हैं, तो इसमें से 2x में से जब 2x आप घटाओगे, यानी लिखा हुआ है x है, कोई एक थैली है और थैली में क्या है कि इसमें 2x रखा हुआ है, और इस थैली में से आप दोनों x को बाहर निकाल दो। पहले इनको यहां से निकाल दिया आपने, ये बाहर चले आए, और यहां से ये भी बाहर चले आए, तो आपने दोनों x को बाहर निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया? तो जब दोनों x बाहर निकल आए तो यहां पर बचा क्या, 0 बचा, यानी कुछ नहीं बचा। तो यही इसका मतलब होता है कि अगर ये लिखा है 2x, तो 2x का मतलब क्या है कि x एक बार और फिर एक बार और x लिखो, 2 बार x लिखो और फिर इनको जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा, 1x और 1x 2x, ये लिखा होता है। तो जब
2x में से आप 2x घटा देंगे तो 0 बचेगा। तो इसीलिए आप चाहो तो इनको यहीं पर सीधे सीधे कैंसिल कर सकते हो। चाहे आप इसको ऐसे सॉल्व कर लो और चाहो तो यहीं पर इसको काट दो। तो ये प्लस का 2x माइनस के 2x से कैंसिल आउट हो गया। तो इधर बचा क्या, इधर बचा x स्क्वायर प्लस 1, उसको हम लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 1 और यहां बचा प्लस 6 बराबर 0। अभी हम इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं। कैसे, देखिए प्लस का 1 है और प्लस का 6 है, दोनों अचर पद हैं और अचर पद आपस में उनके बीच में गणितीय संक्रिया संपन्न हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 1 प्लस का 6 यानी 1 और 6 आपस में जोड़ दीजिए उनको तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और वो 7 कैसा होगा, वो धनात्मक होगा क्योंकि दोनों संख्याएं धनात्मक हैं। तो ये हो जाएगा आपका प्लस 7 बराबर 0। अब ध्यान से देखिए कि जो ये लिखा हुआ है ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर x की पावर कितनी है, 0 है। हम चाहे तो उसको प्रकट कर सकते हैं, वो यहां पर छिपा हुआ है जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया। और यहां पर x की पावर कितनी है, 2 है। तो इस ओवरऑल पूरे समीकरण में हम देखें तो हमें मिल रहा है कि x की जो मैक्सिमम पावर है यानी अधिकतम घात जो है वो कितनी है, 2 है। तो इसलिए ये द्विघात समीकरण है। इसको हम लिख देंगे कि इसमें चर की अधिकतम घात दो है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। अच्छा, यदि आप यहां पर देखें ध्यान से तो आप पाएंगे कि अभी तो मैंने लिखा था कि जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0। जबकि यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि x स्क्वायर तो है, प्लस का 7 है, यानी कि ये वाला पद हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि इसके आगे हम चाहे तो 1 लगा देना, 1 से इसमें गुणा कर देंगे तो ये x स्क्वायर ही तो रहेगा, तो ये x स्क्वायर के रूप में तो हो गया। फिर बीच वाला जो bx वाला पार्ट है वो यहाँ पर गायब है ही नहीं। तो यदि कहीं ऐसा आ जाता है तो उससे हमें चौंकना नहीं है, क्योंकि उसको जब चाहे तब हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और यहाँ पर c वाला पद मैंने आपको बताया था कि हमेशा अचर होता है, तो देखिए यहाँ पर अचर लिखा हुआ है साथ, लेकिन बीच वाला पार्ट गायब है। तो यदि हम बीच वाले पार्ट को लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। हम लिख देंगे कि x स्क्वायर इसके स्थान पर, ठीक, और यहाँ पर x का जो गुणांक है यहाँ पर गायब है, तो ये गायब है, इसका मतलब क्या है कि इसका गुणांक कुछ नहीं, अगर कुछ होता तो लिखा रहता हो, इसका मतलब कि उसका गुणांक 0 है। तो हम चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 0x और प्लस c, c का मान यहाँ पर कितना है, 7 है, तो हम लिखते हैं 7 और बराबर 0। अब देखिए ये अपने मानक रूप में आ गया, ax स्क्वायर के रूप में ये आ गया और ये प्लस bx के रूप में आ गया और प्लस c के रूप में आ गया। और यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको यही मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस 0 से चाहे जिस संख्या में गुणा करो, अपना तो 0 है ही, दूसरे को भी 0 पर डालते हैं, ठीक है। तो जब 0 से आप x में गुणा करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा और प्लस 7 बराबर 0। तो 7 में 0 जोड़ोगे तो 7 ही रहेगा, क्योंकि 0 ऐसी संख्या है जिसको किसी भी संख्या में आप जोड़िए घटाइए उसका मान अपरिवर्तित रहता है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस 7 बराबर 0। आप देखिए आपको सेम यही समीकरण वहां पर मिल गया।
तो इस तरह से ये पहला हुआ। अब हम देखते हैं दूसरा। दूसरा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 और अगले ब्रैकेट में है 3 माइनस x। इसको हमें चेक करके बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने पहले देखा ही। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 एक ब्रैकेट में है और 3 माइनस x एक ब्रैकेट में है। इन दोनों ब्रैकेट के बीच में गुणे का चिन्ह छिपा हुआ है, क्योंकि यदि कुछ प्लस माइनस होता तो लिखा रहता, वो है नहीं। इसका मतलब कि इनके बीच में गुणा होना निश्चित है। तो -2 का गुणा करेंगे 3 के साथ पहले, और फिर -2 का गुणा करेंगे -x के साथ में, फिर जो आएगा उसको आप यहाँ लिखेंगे। तो माइनस, यहाँ पर ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 3 है। तो पहले मैंने आपको बताया कि जब पूर्णांकों का गुणा होता है तो पूर्णांकों का बाद में, यानी अंकों का बाद में उनसे पहले उनके चिन्हों का गुणा हो जाता है। तो ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस का गुणा होगा, क्या हो जाएगा माइनस, और 2 3 6। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाता है, और 2 और 1 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ये हमको मिल गया। अब पक्षांतर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया था कि दोनों पक्षों में यदि समान संख्याएं हैं समान चिन्हों के साथ तो मैं कैंसिल, आप उनको कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ये 2x तो लिखा हुआ है दोनों पक्षों में, लेकिन यहाँ पर इसके आगे क्या है प्लस है और इसके आगे क्या है माइनस है। तो आप इसको यहाँ से कैंसिल ऐसे सीधे सीधे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब ये इधर ये प्लस है, इधर जब आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और फिर जब दोनों ऋणात्मक संख्याएं हो जाएंगी तो आपस में जुड़ जाएंगी। घटेंगी तो है नहीं, घटने पर तो 0 आता है, तब फिर हम उनको कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर भी प्लस होता तब तो इनको यहीं पर हम ऐसे कैंसिल आउट कर सकते थे। अगर यहाँ पर ये माइनस होता तब भी उसको काट सकते थे। तो हम इसका पक्षांतर कर लेते हैं, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x। ये प्लस का 2x इधर जब आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, और ये माइनस का 6 है, इधर आएगा जब तो ये हो जाएगा प्लस का 6 बराबर 0। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 2x, यानी दोनों ऋणात्मक संख्याएं तो आपस में जुड़ जाएंगी और ऋण का चिन्ह उनके सामने विद्यमान रहेगा, क्योंकि हैं तो दोनों ही ऋणात्मक ही। तो 2x और 2x हो जाएगा 4x, यानी -4x, और प्लस 6 बराबर 0। तो इसको ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, इसमें जो चर की मैक्सिमम पावर है यानी अधिकतम घात है वो है 2, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। अब देखते हैं तीसरा। तीसरा है x माइनस 2 x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो सबसे पहले तो इसमें हमें गुणा करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, इसमें भी 2 पद हैं, इसमें भी 2 पद हैं। अब कुछ बच्चे यहां पर गलती ये कर जाते हैं कि उन्हें गुणा ऐसे कर लेते हैं, x का कर लिया x से तो कह दिए कि x स्क्वायर हो गया, और फिर इसका -2 का कर लेते हैं प्लस 1 के साथ, तो फिर कह दिए कि माइनस प्लस का हो गया गुणा माइनस और 2 एकम 2, वो कहते हैं ये आ गया। ये गलती कर जाते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए,
यदि ऐसे लिखे हुए हैं ब्रैकेट में पद, तो प्रत्येक पद से, किसी भी एक ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है पद, उसमें प्रत्येक पद से दूसरे ब्रैकेट में जो लिखे हुए हैं उसमें जो पद हैं उनके प्रत्येक पद में गुणा होगा। यानी पहले तो आप x से करेंगे, इसमें x से और फिर 1 से, फिर इसके बाद में -2 से करेंगे x के साथ और 1 के साथ। अब इसको आप चाहे ऐसे डायरेक्ट ऐसे गुणा कर लें और चाहे आप जैसे 9th में लिखा करते थे वैसे लिखकर गुणा कर लें। तो एक बार मैं इसको लिखकर बता दे रहा हूं, फिर आगे हम लोग डायरेक्ट गुणा करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं कि x, यहां से हमने x ले लिया और ये पूरा उठा के यहां पर लिख दिया, क्योंकि हमें इसमें गुणा करना है ना, x + 1। और फिर ये -2 है तो -2 को हमने यहां पर रख दिया, -2, और फिर इससे भी हमें गुणा करना है इस पूरे में, तो हमने लिख दिया x + 1। ऐसे ही इधर भी देखिए, यह है x - 1 और यह है x + 3, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। एक बार x से इस पूरे में गुणा कर दो तो ये हो गया x + 3, और फिर -1 है, -1 यहाँ लिख दीजिए, और फिर ये जो यह ब्रैकेट में लिख रहा है यहाँ पर लिख दीजिए x + 3, यानी इसमें हमें गुणा करना है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x का जब x के साथ गुणा करोगे तो x² प्राप्त होगा आपको, तो ये हो गया x², और x का गुणा जब आप 1 के साथ करेंगे तो आपको x ही प्राप्त होगा, x, ये हो गया +x। फिर आगे देखिए, यहां पर लिखा है -2, और फिर इससे हमें गुणा करना है इसके सभी पदों में, तो -2 से जब आप गुणा करेंगे x में तो क्या प्राप्त होगा आपको, -2x, और -2 से जब आप गुणा करेंगे +1 में। अब इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि -2 + 1 गुणा करेंगे तो प्लस माइनस गुणा हो रहा है तो माइनस का चिन्ह लगेगा, और 2 = 2 हो जाएगा। ऐसे आप सीधे लिख सकते हैं, और या फिर बिल्कुल बेसिक तरीका कि हाँ पहले चिन्हों का गुणा करके लिख देते हैं फिर अंक का गुणा करके लिख देते हैं। तो माइनस प्लस का गुणा किया तो मिल गया मुझे माइनस। एक चीज यहाँ पर समझ लीजिए, चिन्हों का गुणा करना यदि आपको नहीं आता है तो एक बार इसको देख लीजिए, यदि प्लस और प्लस का गुणा होता है तो आपको जो उत्तर प्राप्त होता है, यानी प्लस प्लस का गुणा करने पर आपको प्लस प्राप्त होता है, और यदि आप चिन्हों का गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होता है ये यहाँ पर समझ लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए, आपको पता है। और यदि आप माइनस और माइनस का गुणा करते हैं तो आपको सदैव प्लस प्राप्त होता है, यानी प्लस प्लस का आपने गुणा किया तो आपको प्लस प्राप्त होता है, माइनस माइनस का आपने गुणा किया तो आपको प्लस प्राप्त होगा। और यदि आपने माइनस गुणे प्लस, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि प्लस गुणे माइनस, चाहे माइनस का गुणा करो प्लस के साथ चाहे प्लस का गुणा करो माइनस के साथ, तो आपको सदैव माइनस ही प्राप्त होगा। इसको इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हाँ प्लस गुणे माइनस, यदि कहीं ऐसे लिखा है तो भी आप समझ लीजिए कि प्लस का माइनस का गुणा होगा तो हमें माइनस ही प्राप्त होगा। तो यहां पर ध्यान से यदि देखा जाए तो इसमें दो तो हमको प्लस प्राप्त हो रहे हैं और एक हमें ऋण प्राप्त हो रहा है, यानी प्लस प्लस का गुणा हुआ तो प्लस मिलेगा, माइनस और माइनस का गुणा प्राप्त हुआ तो प्लस प्राप्त होगा, और यदि माइनस और प्लस का गुणा हुआ या प्लस या माइनस का गुणा हुआ तो हमें सदैव माइनस ही प्राप्त होता है। इसको जरा ध्यान रखिएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग यहां पर देखिए -2 का जब x के साथ गुणा हुआ, यहां पर भी देखो ऐसे हुआ है, इसके आगे प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है ना, तो माइनस और प्लस का जब गुणा हुआ तो हो गया माइनस, और फिर 2x का गुणा हुआ तो हो गया 2x। फिर आगे देखिए माइनस और प्लस का गुणा हुआ तो हो गया माइनस, और 2 = 2। इसके बाद बराबर इधर x का गुणा करेंगे इसके साथ तो हो जाएगा x²। इसके आगे भी देखो प्लस का चिन्ह छिपा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह छिपा था, यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह छिपा था। प्लस प्लस का जब चिन्ह गुणा हुआ तो प्लस ये में प्राप्त होगा, जो कि जैसे यहाँ पर छिपा था वैसे यहाँ पर छिपा है, ठीक, क्योंकि शुरुआत में पड़ गया है। अब देखिए x और 3 का हमें गुणा करना है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इसके आगे भी प्लस लगा है, छिपा हुआ है जो कि, और यहाँ पर भी प्लस लगा, तो प्लस प्लस गुणा क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, और x गुणे 3 कितना हो जाएगा 3x। फिर देखिए अब हमें गुणा करना है -1 से इसमें, तो माइनस यहाँ पर है और यहाँ पर इसका क्या है प्लस है, तो माइनस और प्लस का गुणा जब आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस, और 1 गुणे x, तो 1 से मैं आपको बताया कि चाहे जिस संख्या में आप गुणा करो और चाहे जिस संख्या में आप भाग कीजिए उसका मान अपरिवर्तित रहता है। तो ये हो जाएगा आपका x। अब चाहे आप यहाँ पर एक ही x लिख दो और चाहे केवल x लिख दो,
बात तो एक ही है ना, क्योंकि एक गुणे एक्स तो एक्स से कम एक्स, और चाहे आप केवल यहाँ पर एक्स लिखा रहने दो, क्योंकि यहाँ पर जब एक और एक्स का गुणा हुआ तो एक्स से कम एक्स आपको मिला, ऐसे आप समझ सकते हैं। फिर आगे देखिए, माइनस एक का हमें गुणा करना है प्लस 3 के साथ, तो माइनस और प्लस का गुणा हो जाएगा तो हमें मिलेगा माइनस, और एक और 3 का गुणा होगा तो 3 एकम 3। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से पहले अभी मैंने आपको कुछ नियम बताए थे कि आपको बहुत ज्यादा इधर उधर उन पदों को ना लिखना पड़े, तो उससे बचने के लिए आप सीधे सीधे क्या कर सकते हैं कि यदि दोनों पक्षों में समान पद आपको देखने को मिल रहे हैं समान चिन्हों के साथ, तो आप उनको कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, ये भी प्लस में है, पॉजिटिव है। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, ये भी प्लस में है यानी पॉजिटिव है, तो आप इनको सीधे सीधे यहाँ पर कैंसिल आउट कर सकते हैं चिन्ह समेत। ठीक, फिर आप देखिए यहाँ पर प्लस एक्स है, यहाँ पर माइनस एक्स है, आप इनको कैंसिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक यहाँ धनात्मक है इधर ऋणात्मक है, इधर जब आएगा तो ये भी धनात्मक हो जाएगा, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2x आपको मिल जाएगा, तो इसलिए इसको आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए माइनस का 2x है, और यहाँ पर इधर कहीं माइनस का 2x में दिख ही नहीं रहा है, 2x में कहीं दिख नहीं रहा है, तो इसको भी हटाते हैं। इधर देखो माइनस का 2 है, इधर है माइनस का 3, तो ये भी इसमें भी अंतर है, तो इसको भी हम नहीं कैंसिल कर सकते हैं, तो यानी अब इनको हमें इधर लाना ही पड़ेगा। तो हम लिख देख सकते हैं कि x यहाँ पर तो चले ही गए अपने चिन्ह समेत, इधर अपना बोरा भीतर बांधे और निकल लिए, अब बचे यहाँ पर x माइनस 2x माइनस 2, ये प्लस का 3x है, इधर आएगा इस पक्ष में तो क्या हो जाएगा माइनस का 3x। 75 का रूल आप जानते ही हैं कि थोड़ा सा एक बार उसको भी रिवाइज कर लीजिए। यदि कोई भी संख्या है, इधर माना कि वो धनात्मक है, तो जब इधर जाती है तो वो ऋणात्मक हो जाती है। यदि आप इसको उठा करके इधर लेकर के गए, यानी एक संख्या और लिखता हूं, जैसे कहीं लिखा है कि 3 माइनस 6, और इधर लिखा हुआ है 7। 3 माइनस 6, तो 3 माइनस 6 तो आपको प्राप्त होगा, 6 में से 3 घटेगा तो 3, और छोटी संख्या बड़ी संख्या घट रही है तो आपको -3 प्राप्त होगा। यहाँ पर आप -3 लिख सकते हैं, चलो जो सही है उसी का अकॉर्डिंग समझिए। अब यदि इस 3 को आप इधर लेकर के जाते हैं तो ये देखिए प्लस है, ये इधर जाएगी तो हो जाएगी माइनस में, यानी इसके आगे का चिन्ह बदल जाएगा, और ये हमेशा जो संख्या लिखी है उसके इधर ही जाकर के ये रुकेगी, ऐसा नहीं कि उसको उधर ढकेल दी कि उसके आगे अपना आ जाएगी। वो फिर बाद में आप चाहो तो चिन्हों से इधर से उधर कर सकते हो, यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है। तो ये प्लस है, इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। और यदि आप इस -6 को इधर ले जा रहे हैं तो इधर ये माइनस का 6 है, इधर जब ले जाता है तो ये आपका प्लस में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा +6। तो इधर बचा क्या, इधर आपका कुछ नहीं बचा, 0 बचा, जब सब लोग उधर चले गए। आप इनको चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो, -3 और -3 हो जाएगा -6, और ये है +6, तो +6 मीन्स क्या कि 6 में से 6 आप घटाओगे तो क्या मिलेगा, 0 तो मिलेगा। तो इस तरह से प्लस माइनस का पक्षांतर होता है। गुणे और भाग का पक्षांतर क्या होता है, यदि इधर कोई भी संख्या लिखी हुई है ऐसी जिसके आगे गुणे का चिन्ह लगा है, वो यदि उधर जाती है तो उसके आगे भाग का चिन्ह लग जाता है। इधर यदि उसके आगे भाग का चिन्ह लगा है उधर जाती है तो उसके आगे गुणे का चिन्ह लग जाता है। यदि इधर किसी संख्या पर अंडर रूट लगा है और आप उस अंडर रूट का उधर पक्षांतर करते हैं तो उधर वाली संख्या पर स्क्वायर हो जाता है। यानी अगर कहीं लिखा हुआ है कि √2 लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ है, चलो हमने मान लिया x लिखा हुआ है, तो जब आप इसको इधर लेकर के जाएंगे तो ये रूट हटेगा तो इधर आपको मिल जाएगा, इधर तो हट गया और इधर x के ऊपर ये स्क्वायर बन जाता है। यदि इधर कहीं स्क्वायर लगा हुआ है, आप इसको इधर लाते हैं तो ये यहाँ से हटेगा यदि स्क्वायर तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा इधर आने पर। ये पक्षांतर का नियम है। यदि क्यूब रूट है कहीं पर, देखिए क्यूब रूट ऐसे होता है ना, यदि किसी संख्या पर माना कि चलो इसी पर लगा हुआ है और आप इसको क्यूब रूट को हटाना चाहते हैं, पक्षांतर करना चाहते हैं, तो जब ये इधर जाएगा तो इस संख्या पर ये क्यूब लग जाएगा, यानी 2 बराबर हो जाएगा x का क्यूब। और यदि कहीं ऐसे लिखा हुआ है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी ये जब इधर क्यूब लगा हुआ है इसका पक्षांतर करेंगे तो इसके ऊपर 2 के ऊपर क्यूब रूट लग जाएगा,
और इधर बचेगा x। तो ये स्क्वायर का और क्यूब का पक्षांतर करने पर हमको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट प्राप्त होता है। इसी तरह से हमें यदि कहीं किसी संख्या के आगे गुणा भाग लगा था, गुणा में जरा एक बार देख लेते हैं, कंफ्यूजन होती है कभी कभी कि कैसे ये हो गया। जैसे भी कहीं लिखा हुआ है कि 5 गुणे 4 बराबर 20, ये लिखा हुआ है। अब हमको यदि गुणे 4 को इधर लेकर के जाना है इस पक्ष में, तब तो हम जानते हैं कि ये जो गुणे का चिन्ह इसके आगे लगा है, ये जब इधर जाएगा तो ये भाग का चिन्ह बन जाएगा और ये हो जाएगा 4, और जब 4 से हम भाग देंगे इसको तो हमको 5 प्राप्त हो जाएगा। ये तो हमें पता है। लेकिन यदि यहाँ पर ऐसा है कि हमें 5 को इधर लेकर के जाना है, तो हम अक्सर कह देते हैं कि हाँ ये संख्या बटे में चली गई। ये संख्या इधर से जब पक्षांतर होगा तो ये बटे में चली जाएगी सीधे। यहाँ से अगर गिरेंगे तो यहाँ जाकर रुकेंगे, नीचे लटक जाएंगे। बट ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है, अच्छा यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर इसके आगे तो प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है ना, इसके आगे तो प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है। तो भैया जब इसका पक्षांतर इधर हुआ था तब ये बटे में क्यों चली गई? यानी इसका इस 20/5 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 20/5, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको हम। लेकिन यहां पर देखिए यदि ये लिखा है +5, तो भैया जब ये तो यहां पर ये भागे 5 कैसे बन गया? ये इधर +5 था तो इधर गया था तो इधर इसको हो जाना चाहिए था -5, यहां पर ये -5 हो जाना चाहिए था। बट ऐसा क्यों नहीं होता है? ऐसा इसलिए नहीं होता है, सीधे सीधे बटे में पहुंच जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि गुणा और जोड़ की जो संक्रिया है वह क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करते हैं। यानी चाहे आप 5 को 4 से गुणा करें तब भी आपको 20 प्राप्त होगा, और चाहे आप 4 से 5 को गुणा करें तब भी आपको 20 प्राप्त होता है। इसी तरह से आप चाहे 3 में 5 जोड़ें तब भी आपको 8 प्राप्त होता है, और चाहे आप 5 में 3 जोड़ें तब भी आपको 8 प्राप्त होता है। तो यदि हम इसको ऐसे हम चाहें तो 5 गुणे 4 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 4 गुणे 5 बराबर 20। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए ये क्या है? गुणे 5 पे किसका चिन्ह लगा है? गुणे 5 का चिन्ह लगा हुआ है। जैसे अभी हमने बताया था कि हाँ जहां पर कोई भी धनात्मक संख्या होती है लिखी हुई है, उसके पहले यदि कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो वहां पर प्लस छिपा होता है। तो कभी आप इस भ्रम में मत आ जाना कि हाँ यहाँ पर तो +5 ये छिपा हुआ होता है तो इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, या बटे में क्यों चला जाता है। मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर ये +5 नहीं है, इसके आगे भी यहाँ पर गुणा छिपा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, चाहे आप 5 गुणे 4 लिखें, चाहे आप 4 गुणे 5 लिखें, आपको उत्तर 20 ही प्राप्त होता है। तो इसके आगे भी यहाँ पर क्या छिपा हुआ है? यहाँ पर इस सिचुएशन में यहाँ पर गुणा ही छिपा हुआ है। जब ये जैसे आप इसको इधर लेकर आएंगे तो इसके आगे भी हमने क्या किया, अगर इसके सामने यहाँ पर प्लस छिपा होता इस सिचुएशन में, तो जब हम इसको इधर लेकर के आए थे तब तो यहाँ पर 4 + 5 हो जाता। लेकिन ये क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि इसके आगे भी यहाँ पर गुणा ही छिपा हुआ है। जब ये इधर आएगा तो वो प्रकट हो जाएगा। ठीक, तो चाहे आप 5 गुणे 4 लिखें और चाहे 4 गुणे 5 लिखें, आपको उत्तर 20 ही प्राप्त होता है। अब ध्यान से देखिए, यदि आप इस 5 का पक्षांतर करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? 4 बराबर 20 लिखा हुआ है और ये गुणे 5 है, तो जब इधर जाएगा तो ये गुणे भाग में बदल जाएगा और ये हो जाएगा 5। और जब आप 5 से भाग करेंगे 20 को तो आपको क्या मिलेगा? 5 चौके 20 और इधर बराबर 4। अच्छा, इस 20/5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहां पर आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि 20 और यहाँ पर 5 का आपने पक्षांतर किया तो वो यहाँ पर जैसे हमने लिखा था ये 5 को भाग के आगे रूप में लिख दिया था। आप चाहो तो यहाँ पर पक्षांतर आपने 5 का किया तो आप इसको लिख सकते हैं कि 20/5, तो भी आपको सेम उत्तर प्राप्त होगा, क्योंकि 5 ही कम 5, 5 चौके 20, 4 बराबर 4। यहाँ पर देखिए ये 4 और ये बराबर 4/1, तो यानी 4, क्योंकि 1 से आप किसी भी संख्या में भाग करें या गुणा करें उसका मान अपरिवर्तित होता है। तो ये चीज यहाँ पर हमें ये भी पता चली, और थोड़ा उसको रिवाइज कर लीजिए कि भाग का चिन्ह जो होता है, बटे का चिन्ह और अनुपात का चिन्ह,
ये एक ही है। इनको जब आप चाहें, जैसे कहीं पर यदि लिखा हुआ है 20/5, तो आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि हाँ 20/5। आप सॉल्व कीजिए, आपको उत्तर सेम मिलेगा। 5 चौके 20, यहाँ पर 5 एकम 5, 5 चौके 20 बराबर 4। तो हमें पता चला ना कि ये भाग और बटे का चिन्ह ये क्या है। अच्छा, भिन्न में यही तो होता है ना, भिन्न में यही तो होता है कि जो हर होती है वो क्या होती है, सदैव भाजक होती है, और अंश जो होता है वो क्या होता है, भाज्य होता है। तो चाहे यदि आप ऐसे ही लिखा हुआ है तो यहाँ पर भाग का चिन्ह है, और यदि इसको आप वर्टिकल फॉर्म में लिख दें तो वर्टिकल के फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 20/5। ऐसे अनुपात यदि कहीं लिखा हुआ है, अनुपात लिखा हुआ है जैसे कि हाँ 20/5, तो आप इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि 20/5। अगर ये इस फॉर्म में है यानी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, ये क्षैतिज रूप में लिखा हुआ है, तो ये आपका 20/5 लिखा हुआ है। जब ये वर्टिकल फॉर्म में लिखा जाएगा तो इसी को आप 20/5 लिख सकते हैं। इसको आप सॉल्व करें तो इनके बीच में जो अनुपात आएगा 5 एकम 5, 5 चौके 20, 4:1 आया, वही आपको यहाँ भी मिलेगा कि हाँ 5 एकम 5, 5 चौके 20, 4/1 है ना, तो 4/1 लिखा हुआ है। ये वर्टिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको जैसे आप ऐसे घुमाएंगे, यानी जैसे इसको आप हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि 4:1। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। भाग का चिन्ह, बटे का चिन्ह और अनुपात का चिन्ह ये सेम ही होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने यहां पे लिखा था कि x - 2x - 2 बराबर क्या, अभी हमें इधर जो पद लिखे हुए उनको इधर लाना है। तो देखिए ये है प्लस का 3x, इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3x। ये है माइनस का x, इधर जब ये आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का x। और ये है माइनस का 3, इधर जब आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3 बराबर, इधर बचा क्या 0। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसमें आप समझ चुके ही हैं, आप चाहे तो वैसे ही सॉल्व कर लें, जोड़ लें, अलग अलग ही उनको रहने दें, और चाहे तो सजातीय पदों को इकट्ठा कर दें, उसके बाद उनके बीच में आप कैलकुलेशन करें। जैसे यहाँ पर देखिए माइनस का 2x है, यहाँ पर है माइनस का 3x। यहाँ से देखिए ये है आपका और यहाँ पर देखिए ये प्लस का x है, तो ये जो है ये ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक ऋणात्मक आपस में जुड़ जाएंगे। अच्छा, ऋणात्मक ऋणात्मक तो बाद में जुड़ेंगे, उनसे पहले क्या होता है कि धनात्मक संख्याएं, क्योंकि बार्टमास के रूल के अनुसार हम क्या करते हैं, सबसे पहले जोड़ते हैं उसके बाद में घटाते हैं। तो x और x को आप जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2x मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए -2x और माइनस का 3x, जब इनको आप जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस का 5x आपको मिल जाएगा। यहाँ पर है -2 और यह है +3, तो 3 में से 2 घटाओगे आपको 1 मिल जाएगा। चाहो तो आप सीधे सीधे लिख दो, और चाहो तो सजातीय पदों को इकट्ठा लिखकर एक स्टेप और बढ़ा दो। तो इसको हम इकट्ठा ही किए दे रहे हैं। ये हो गया आपका x और ये +x है, इनको यहाँ पर ले आओ। मैंने बताया था एक ही पक्ष में आप चिन्हों समेत पदों को इधर से उधर कर सकते हैं, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। तो देखिए इसे, ये हो गया x और ये है +x, तो इसको आप यहाँ इकट्ठा लिख दो, x + x, ये है -2x और ये है माइनस का 3x, इनको इकट्ठा कर दो इधर, -3x और ये है -2 और ये है +3 बराबर 0। अब इनके बीच में आपको कैलकुलेशन करना और आसान हो गया। ये 1x और 1x हो गया आपका 2x, और यहाँ पर देखिए लिखा है -2x। एक सेकंड, हमने धनात्मक संख्याओं को जोड़ लिया इकट्ठा। अब देखो ये दोनों ऋणात्मक है ना, इनको भी आप ऋणात्मक संख्या भी आपस में जुड़ जाती हैं। जिस प्रकार से धनात्मक पूर्णांक आपस में जुड़ते हैं उसी प्रकार से ऋणात्मक पूर्णांक भी आपस में जुड़ जाते हैं। धनात्मक पूर्णांक जुड़ते हैं तो उनके आगे प्लस का चिन्ह रहता है, ऋणात्मक पूर्णांक यदि जुड़ते हैं तो उनके सामने ऋण का चिन्ह रहता है। तो ये हो गया x + x 2x और यहाँ पर -2x और -3x हो जाएगा, 2 और 3 5, तो ये हो जाएगा -5x और ये हो जाएगा देखिए -2 है और ये +3। तो मैंने आपको बताया था हमेशा क्या होता है कि धनात्मक संख्याओं में से ही ऋणात्मक संख्याएं
घटती हैं, तो 3 में से 2 आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और वो एक कैसा होगा, प्लस का 1 होगा, क्योंकि 3 में से आपने 1 घटाया ना, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई है, तो आपको जो उत्तर प्राप्त होगा वो आपको धनात्मक प्राप्त होगा। यानी आपके पास 3 रुपए थे, 1 रुपए की आपने टॉफी खा ली, 3 रुपए थे आपके पास, आपने 2 रुपए की टॉफी खा ली, तो आपके पास कितने रुपए बचे, 1 रुपए बचे। तो 1 रुपए आपके पास बचे हैं ना, शेष हैं वो आपके पास, आप कर्जा तो नहीं हो गए हैं, तो इसलिए जो आपके पास बचा है शेष है वो क्या है, पॉजिटिव को दर्शाता है, उसको हमेशा उसके आगे धन लिखते हैं। तो ये आप 3 में से 2 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 1, यानी +1 और बराबर 0। आगे स्टेप में आप देखिए, यहाँ पर ये है प्लस का 2x, ये है माइनस का 5x। तो ये प्लस का 2x है, ये है माइनस का 5x। मैंने आपको बताया था कि धनात्मक संख्या में से ऋणात्मक संख्या घटती है, तो अगर 2x में से आप 5x घटाएंगे तो 2x जो है छोटी संख्या है, 5x बड़ी संख्या है, तो छोटी संख्या में से आप बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो आपको उत्तर कैसा प्राप्त होगा, ऋणात्मक प्राप्त होगा। तो 2x में से 5x घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, माइनस का 3x मिलेगा। तो आप लिख सकते हैं -3x और +1 बराबर 0। अब इस पूरे समीकरण में आप देखिए, इसको अगर आप देखें ध्यान से तो पूरे समीकरण, अच्छा इसको चाहे तो माइनस का चिन्ह यहाँ से हम आगे हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, आप इसमें माइनस से इधर भाग कर दीजिए इसके सभी पदों में, और इधर भी भाग कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये इसको बदल सकते हो पॉजिटिव रूप में। देखो जैसे लिखा है कि माइनस का 3 है, आप यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो, बचा के अंदर 3x और प्लस एक सेकंड, जब आपने यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा 3x, और जब आपने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर चिन्ह ब्रैकेट के अंदर वाला बदल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 और बराबर 0। तो ये बराबर आपका हो जाएगा। अच्छा ये इसके आगे माइनस लग गया ना, तो आपने इस पक्ष में भी भाग किया है माइनस से, इसका मतलब, और इस पक्ष में भी आपने माइनस से भाग किया है, तो 0 में आप माइनस से भाग करो चाहे से भाग करो, वो क्या है, हमेशा 0 ही रहेगा। और ये जो है ये यहाँ पर आपका माइनस इधर दिख ही रहा है, तो आप बराबर इसको लिख सकते हैं कि हाँ 3x - 1 बराबर 0। क्योंकि यदि इस माइनस का आप पक्षांतर करते हैं, इधर कहीं इधर भी आप माइनस से गुणा कर दो, इधर भी माइनस से गुणा कर दो, तो ये जो माइनस आपका यहाँ पर आगे लगा हुआ है, ये जब इधर पक्षांतर करेंगे इसके बटे में, आप जानते जाता है इसके बीच में क्या छिपा है, अभी इस पूरी संख्या के बीच में उस माइनस के बीच में क्या छिपा है, गुणे का चिन्ह छिपा है ना। तो यदि आप माइनस को इधर लेकर के जाते हैं तो क्या जाएगा, बटे में जाएगा, और 0 के बटे में जाएगा, तो 0 तो हमेशा उदासीन पूर्णांक है, आप जानते ही हैं। तो इसलिए अभी आप आगे देखेंगे कि जब भी जो हम द्विघात समीकरण में कॉमन ले लिया करेंगे, जिसको उभयनिष्ठ मान लिया करेंगे, उभयनिष्ठ गुणनफल इसको बाहर निकाल लिया करेंगे, वो उसका आप पक्षांतर करके उसके बटे में लेकर जाओ चाहे ना लेकर जाओ, वहीं पर छोड़ दो, आप सीधे सीधे लिख सकते हो। ये हम आगे देखेंगे। तो आज हमने सीखा प्रश्नावली 4 दशमलव का पहले क्वेश्चन का तीसरा खंड। इसके आगे हम लोग कल सीखेंगे।